नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन से क्लास में, जो कि जीके जीएस का रहने वाला है। आपके अपकमिंग एनटीपीसी परीक्षा जो काफ़ी करीब आ चुकी है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ कह लीजिए रीजन की वजह से मैं एक डेढ़ महीना क्लास नहीं ले पाया, और मैं एकदम ही मतलब नहीं था कि मैं क्लास ले पाऊँ, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैं उसके लिए बहुत आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे अब ऐसा नहीं होगा। अब ये क्लास आपको कंटिन्यू टिल द एग्ज़ाम मिलने वाली है, इसीलिए मैंने उसके बाद से स्टार्ट किया। लास्ट मैंने आपको पार्ट 43 पे छोड़ा था, और उसके बाद हमने यहाँ पे 44 पे शुरू किया, क्योंकि ये वाली क्लास आपको बहुत पसंद आई, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं, और बहुत ज़्यादा ही रिवीजन करते हैं क्लास के दौरान। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे तो मेरे पुराने क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना महत्वपूर्ण ये क्लास रहता है आपके लिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिवीजन और याद कराने पे, तो ये भी क्लास इसी तरह रहेगा और चलेगा भी। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, बाकी चीज़ें सही तरीके से फिर से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे क्लास को एक बार देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। और आपको हमारे क्लासेस के पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाते हैं, तो डेली बेसिस पे अब आपको ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक बंदे को लगा रखा है, वो जैसे ही क्लास खत्म होगा वो अपडेट कर देगा। स्टडी इन हिंदी जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल के नाम से, या फिर हमारा जो यूट्यूब है उस पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के किस शाखा में मधुमक्खियों के पालन के बारे में बताया गया है? तो अलग अलग शाखा, विज्ञान की अलग अलग शाखा और उनके अध्ययन से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो मधुमक्खी पालन, देखिए पोमोलॉजी, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन आपको पता है मधुमक्खी पालन किस में होता है? दोस्तों, ये होता है आपका एपी कल्चर में, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन होता है, उसे हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिसमें दोस्तों फलों का अध्ययन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो फलों के अध्ययन दोस्तों हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मत्स्य पालन जो है दोस्तों, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें? तो उसे हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, और अंगूर की खेती, इसके बारे में जो अध्ययन की जाती है दोस्तों, उससे हम लोग किसमें बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं वीटी कल्चर। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पोमोलॉजी फलों का हो गया, एपी कल्चर मधुमक्खियों का हो गया, पीसी कल्चर मछलियों का हो गया, और वीटी कल्चर हो गया दोस्तों अंगूर का। ठीक है, चलिए 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो दिया गया वो किसे दिया गया? ठीक है, तो 2025 जो है अभी चल रहा है, उसमें भी सारे के सारे अभी सेम है। कोई ऐसा बदलाव होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, कोई बदलाव नहीं किया। ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्री, आप सभी पता है कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। ठीक है, भारत तत्कालिक जो है तो कृषि मंत्री, क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आता है बहुत बार, शिवराज सिंह चौहान, जो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जो कि अब मोहन यादव हैं, तो ये अब हैं कृषि मंत्री तत्कालिक। धर्मेंद्र प्रधान तत्कालिक हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो दोस्तों हो जाएगा किरण रिजिजू। ठीक है, ये है तत्कालिक भारत के, जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का मंत्री इन्हें बनाया गया है। वंस अगेन रिवीजन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौन है? तत्कालिक शिक्षा मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। शिवराज सिंह चौहान तत्कालिक भारत के कृषि मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों कौन बने? अगेन अगर आप चारों ऑप्शन को जानते होंगे तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए किंजरापू राम मोहन नायडू भारत के तत्कालिक एविएशन मिनिस्टर थे। ठीक है, एविएशन मिनिस्टर हैं तत्कालिक, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, और जीतन राम मांझी के पास देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। और पीयूष गोयल आप सभी लोग जानते हैं, ये देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है। तो ये चारों मंत्रालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मंत्रालय से एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। रिसेंट में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे तो पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्जीवित करके ग्रामीण आवास योजना, किस ग्रामीण आवास योजना का जो कि गठन किया गया? थोड़ा सा इसमें लाइन में गड़बड़ी है, तो मैं आपको बता दूं ग्रामीण आवास योजना है, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, तो इसी का देखिए पुनर्सचिव जो है पुनर्गठन की करके इसे बनाया गया था, याद रखिएगा इसे। अब इसे शुरू कब किया गया? तो वर्ष 2022 तक के सभी आवास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने देखिए 25 जून 2015 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन किया, और इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास जो कि ग्रामीण योजना जो है आवास योजना है इसे कर दिया।
इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों, आवासहीन और कच्चे एवं जीर्ण घरों के रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए मतलब एक पक्का उनको घर जो है कि उपलब्ध कराया जाए। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत के कितने संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत की टोटल 26 है वर्तमान में, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के अंग है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो क्या है दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना के बारे में प्रश्न बनता है, तो इसकी स्थापना देखिए आपका सन 1945 में हुआ था। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश है। और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन जो है वो यूएन के कार्यरत है हमारे भारत में। यही हमसे प्रश्न पूछा है। संघनन का वह रूप जो दृश्यता को न्यूनतम कर देता है। अभी ठंड का महीना चल रहा है, तो ठंड में अभी तो कोहरा 3-4 दिन दबा के था, तो उसे ही देखिए हम लोग बोलते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए सॉरी धुंध होगा यहाँ पे, धुंध जो होगा, ठीक है। तो गैस, अब इसको समझिए, यहाँ पे गैस से द्रव बनने की परिघटना को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। यही है संघनन का वह रूप जो दृश्यता खत्म कर दे, हमको दिखाई ही न दे ना, धुंध जिसको एकदम अचानक आके आपके सामने इतनी चीजें आ जाए कि आपको कुछ सामने दिखे ही ना, गैस का वही रूप। तो देखिए यह वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का देखिए संघनन ही है। गर्म हवाओं का विस्तार और शीतलन भी दोस्तों एक प्रकार का संघनन ही हो जाता है। वायुमंडल की सामान्य संचार प्रणाली हेतु प्रतिपादन हैडले कोशिका, ये देखिए ये प्रश्न आपके परीक्षा में प्रीवियस में आया है। ये आधारित है दोस्तों किस पे? तो दोस्तों ये आधारित है तापीय संकल्पना पे, ठीक है, ए से हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखिए मानसून की उत्पत्ति से जुड़ी तापीय संकल्पना जो है, इससे प्रश्न आते हैं। मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना सबसे पहला जो प्रस्ताव आया था वो हैडले द्वारा सन 1686 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। यह इस संकल्पना के मुताबिक, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी पर जमीन और पानी का असमान वितरण और उसके गर्म और ठंडा होने का विरोधी स्वभाव की वजह से मानसून बनता है, ठीक है। यही वो उसका नेचर है जिसकी वजह से मानसून बनता है। गर्मियों में ज्यादा सूरज की रोशनी की वजह से जमीन समुद्र ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसमें जमीन पर लो प्रेशर के क्षेत्र बन जाते हैं और समुद्र जमीन की तरफ हवा चलने लगती है। इस संकल्पना के मुताबिक मानसून को देखिए 2 हिस्से में बांटा गया था और मानसून की उत्पत्ति जो है इसी प्रस्ताव के द्वारा, विद्वानों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसे। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर ना रिमोट लॉगिन है टेलनेट। अपने दिमाग में ऐसा, जैसे फुल फॉर्म हमसे पूछता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, इस प्रकार के फुल फॉर्म का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये हो जाएगा दोस्तों आपका टेलनेट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन पर किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम एक सिस्टम पर उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने और रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो के कमांड जारी करने की अनुमति देता है। टेलनेट ये क्या करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का दोस्तों विवरण दिया गया है? सही आंसर की बात करेंगे तो भाग 2 में देखिए आपका क्या दिया गया? सिटीजनशिप दिया गया। और सिंगल सिटीजनशिप हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। अब समझिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये आपका 1 से 4 के बीच में आता है, ठीक है। नागरिकता जो है हमारा, ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है, जो कि भाग 2 में है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों हमारा फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं वो 12 से 35 में आते हैं, जो कि भाग 3 में आता है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों ये 36 से 51 आर्टिकल के बीच में आता है। और जो हमारा मूल कर्तव्य है भाग 4A में आता है, 51 A में आर्टिकल नंबर में आता है। संघ की शासन व्यवस्था आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक आता है और 52 में ही आपका राष्ट्रपति है। राज्यों का शासन दोस्तों 152 से 237 के बीच में आता है। तो आर्टिकल भी इधर मैंने बता दिया और भाग भी मैंने आपको बता दिया, जिसका मैं रिवीजन बार बार आपको कराऊंगा, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते थे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद तहत चुनाव आयोग के बारे में दोस्तों बताया गया है? ठीक है, अब यहाँ पे सभी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि 368 क्या करता है, चलिए कमेंट करके बताइएगा, जो कि हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। 155 में दोस्तों क्या होती है? इसमें होता है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। 164 दोस्तों किसके लिए है? दोस्तों ये हो गया आपका चीफ मिनिस्टर के लिए हो गया, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 324 ही हो जाएगा आपका सही। इसमें कितने कुल सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 में जो कि 3 सदस्य होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। तो इसके जो 3 सदस्य हैं, मतलब हमारे CEC
चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों तत्कालिक कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों हो जाएगा राजीव कुमार। ये हो गया पहले सदस्य। दूसरे दोस्तों हो जाएंगे आपके ज्ञानेश कुमार, ये हो गए इसके दूसरे। तीसरे दोस्तों हो जाएंगे सुखबीर सिंह, ठीक है, सुखबीर सिंह, ये हो जाएंगे तीसरे। तो 3 सदस्य होते हैं, तीनों का नाम मैंने बता दिया। तत्कालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार जी आपके हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दोस्तों प्रदान की जाती है? अगेन अगर आप चारों जानते हैं तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 में भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल इम्पीचमेंट है ये ना, महाभियोग। आर्टिकल नंबर 61 में देखिए जो कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, जो कि हम लोग किस देश से लिए हैं? तो यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप बन गए। और आर्टिकल नंबर 72 दोस्तों होता है क्षमादान के लिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अपना पावर इस्तेमाल करके किसी को भी मृत्यु दंड से बचा सकता है, वो आर्टिकल नंबर 72 में है। तो 3 हमने अगर एलिमिनेट कर लिया तो ऑप्शन नंबर देखिए ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 137 में न्यायालय को पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया? जैसे इसमें टोटल जो मांगे थी वो थी, देखिए डी इज द राइट आंसर, 11 टोटल इसमें मांगे की गई थी। समझिए क्या था ये। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने, देखिए, नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दोस्तों प्रतीक हुआ था। और 31 जनवरी सन 1930 में इन्होंने, जो कि उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनको एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था भैया कि जो हमारा नमक पे टैक्स है आप उसे खत्म कर दें। ठीक है, महात्मा गांधी को यह पत्र एक अल्टीमेटम टर्म की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस चालू करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आगे भी करेगा। और अब ये क्लासेस आपको कंटिन्यू, परीक्षा जब तक अप्रैल मई जून जब भी होगी आपका होगा, और ग्रुप डी की भी क्लासेस आपको मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? थल सेना, वायुसेना ना, सारा आपको याद रखना है ना। 8 अक्टूबर भी याद रखना है, 4 दिसंबर भी आपको याद रखना है, और आपको 15 जनवरी भी याद रखना है, प्लस तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को भी याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए 15 जनवरी। जनवरी के महीने में कुछ और महत्वपूर्ण दिवस, जैसे आज है 23 तारीख, 24 तारीख, ठीक है, और 25-26 अब आपका स्वतंत्रता दिवस आएगा, तो 25 जो है दोस्तों उसको क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्यटन दिवस हो जाएगा, टूरिज्म डे ना। इस समय महाकुंभ चल रहा है देखिए, तो टूरिज्म को वो किया जा रहा है। 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं NRI दिवस के रूप में। ठीक है, NRI दिवस के रूप में। जनवरी का महीना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करके बताइए 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बहुत आसान है, तो आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है 12 जनवरी। हाल ही में किस सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया? अगेन थल सेना, तटरक्षक, नौसेना, इन सभी के प्रमुखों का नाम आपको मैंने याद करा दिया था, डोंट वरी मैं फिर से याद करा दूंगा। सही आंसर की बात करेंगे तटरक्षक बल, ठीक है, इसी से वो संबंधित थे, राकेश पाल जिनका निधन हो गया। अब जैसे हमारे तत्कालिक थल सेना अध्यक्ष जो है दोस्तों, ये कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो तत्कालिक दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है दोस्तों, ये हमारे नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। और हमारे वायुसेना अध्यक्ष पहले जो थे वो थे विवेक राम चौधरी, इनका कार्यकाल सितंबर में खत्म हो गया। ठीक है, सितंबर 2024 में खत्म हो गया। और अब जो है सितंबर 2024 से लेके 25 तक तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा, तत्कालिक जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अभी तो अब विवेक राम चौधरी को आप पूर्व में याद रखिए, क्योंकि अभी कभी पूर्व में भी पूछता है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए, तो आपको लोग सब पता ही है, तटरक्षक दिवस अभी मैंने 1 फरवरी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस दोस्तों कब मनाया गया? मानवतावादी दिवस दोस्तों अगस्त के महीने में हम लोग मनाते हैं 19 तारीख को। ठीक है, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ये देखिए प्रश्न आया है 6 अगस्त और 9 अगस्त, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी दिवस के रूप मनाते हैं। तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसका नाम था लिटिल बॉय, ये भी प्रश्न आता है। और 9 अगस्त जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। एक का नाम क्या था? एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। ये बम का नाम भी पूछा है परीक्षा में। तो ये दोस्तों आपका जो था वो 6 अगस्त को था लिटिल बॉय,
और 9 अगस्त को दोस्तों आपका फैटमैन था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ना, बिल्कुल सही जवाब, बदरुद्दीन तैयब जई, ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1987। कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने जिन्होंने सन 1887 ईस्वी मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में भी अभिभाषण किया गया था। तो ये प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 87। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं? दोस्तों हम लोग मानते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई को। याद रखेंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे मानते हैं? विक्रम अंबालाल साराभाई को, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के फाउंडर भी माने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक हम लोग इनको मानते हैं। इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन किया गया था सन 1962 में, और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया इसरो 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 1969 को किया गया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा। ध्वजवाहक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया था? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों लोग को आप एकदम बाई फेस जानते होंगे। तो उपयुक्त दोनों लोगों को देखिए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं? तो एमपी के मुख्यमंत्री ये कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके मोहन यादव। ठीक है, यूपी के भैया कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। तो एक ही बच रहा है हरियाणा, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। सही आंसर की बात करेंगे तो 1974 में किया गया था, जब कह लीजिए कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को जेल में डलवा दिया गया था। तो उस समय एक नया न्यूज डालने के लिए इंदिरा गांधी ने उस समय ये धमाका करवाया था। तो 18 मई सन 1974 को पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया। दुनिया को परमाणु संपन्न देशों में श्रेणी में शामिल हो गया, और इसका नाम भी दिया गया था, इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इस परीक्षण दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देखिए हमारे जो देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और 1975। प्रश्न आता है किस प्रधानमंत्री के अंतर्गत 2 बार इमरजेंसी लगी है? तो दोस्तों 1971 और 1975 वो है इंदिरा गांधी का शासनकाल, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट, जी हाँ दोस्तों, काला कानून डैश में पारित किया गया था, तो सन 1919 में देखिए ये पारित किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च सन 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत 9 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के 2 अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? सही आंसर की बात करेंगे तो सन 1990 से 92 के बीच में टीपू सुल्तान खिलाफ ब्रिटिश मराठा निजाम संयुक्त सेना। उस अवधि के दौरान जो गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टम की शैली, दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिए मैंने साथ में ले लिया। श्रीरंगपट्टम की शैली देखिए सन 1792, और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सन 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्वसन तंत्र को से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से के प्रदूषण कारण है? श्वसन जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? सही आंसर की बात करें तो हैदराबाद दोस्तों इसमें आपका नहीं आता। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 24 अक्टूबर सन 1998 को इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी। यह परियोजना दिसंबर 2005 तक पूर्ण हो जाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु परियोजना का 99.74% तकरीबन 5831 सड़क निर्माण लक्ष्य प्राप्त हो गया था, और यह परियोजना भारत के तकरीबन 13 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज से क्लास कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 44 आज हमारा था, और अब से परीक्षा तक आपको डेली बेसिस पे क्लास मिलेगा, ठीक है। बीच में देखिए इसीलिए मैंने क्लास नहीं लिया कि कुछ भी डालना सही चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए।
डालिए तो पढ़ाइए तो सही से पढ़ाइए, अन्यथा मत पढ़ाइए, मेरा नियम यही है। नहीं तो मैं चाहता तो मैं किसी और से भी पढ़वा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे लगा नहीं, थोड़ा सा मैं ही आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा परीक्षा से पहले पहले। मैंने आपको बोला था कि परीक्षा तक मैं आपको डगाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो अभी परीक्षा आपका जनवरी फरवरी मार्च, जो कि 3 महीने मान के चलिए कि 3 महीना है आपके पास, अप्रैल लास्ट तक ही आपका होगा अनाउंसमेंट उसके लिए। तब तक मैं आपके लिए 90 दिन तक एकदम सिक्योर हूँ। जीके जीएस में आपको, अगर आपने पिछले क्लासेस लिया होगा तो आप मुझे जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल बनाए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।